क्या एक क्रिमिनल की मौत पूरे देश को आग में झोंक सकती है? और क्या वाकई में किंगपिन स्ट्रेटजी ग्राउंड लेवल पे काम करती है? फिलहाल मैक्सिको इसी सवाल से जूझ रहा है। दुनिया के सबसे ड्रेडेड और मोस्ट वांटेड ड्रग लॉर्ड नेमेसियो एसेगोरा सर्वेंटिस यानी इल मैंचो का द एंड हो चुका है। लेकिन यहाँ बात ऐसी नहीं कि एक क्रिमिनल को मारा गया और कहानी खत्म हो गई, नहीं, बल्कि यहाँ अब एक नए बॉडी कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो गई है। अब ऐसा क्यों और क्या है इसकी पूरी कहानी, और कैसे एक पुलिस ऑफिसर दुनिया का सबसे बड़ा माफिया बना, और क्यों उसकी मौत के बाद मेक्सिको एक वार जोन बन गया है। हम आज की इस डीप एनालिसिस वीडियो में यही समझने वाले हैं। So let's start. Mexico is feeling the wrath of a powerful drug cartel after an army operation resulted in the death of its leader. The most wanted man in Mexico, Nemesio Oseguera Cervantes. सबसे पहले इस मामले का रूट कॉज क्या है वो समझते हैं, जिसके लिए ये समझना होगा कि ये पूरा इंसिडेंट अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड सप्लाई का इकोसिस्टम रीजन है। हाँ, क्योंकि इलीगल ड्रग ट्रेड की जड़ें यूनाइटेड स्टेट में काफी स्ट्रॉन्ग हैं, एंड यही रीजन है कि यूनाइटेड स्टेट को दुनिया का सबसे बड़ा इलीगल ड्रग मार्केट माना जाता है, जहां ओपियोइड क्राइसिस और सिंथेटिक ड्रग्स की लत ने वहां के सिचुएशन को सीरियस बना दिया है। अब क्योंकि वहां की पेइंग कैपेसिटी बहुत हाई है, इसीलिए ड्रग कार्टल्स के लिए भी यह मार्केट काफी प्रॉफिटेबल है। जब डिमांड कॉन्स्टेंटली बनी रहती है तो सप्लाई चेन अपने आप ही ऑर्गेनाइज्ड और एग्रेसिव होती चली जाती हैं, और इसी डिमांड को पूरा करने के लिए मेक्सिको में पावरफुल ड्रग कार्टेल इवॉल्व हुए, और इन कार्टेल्स में सबसे तेजी से उभरने वाला और सबसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है कार्टर दे जेलिस्को न्यूएवा जेनरिकॉन, जिसे सीजिंग भी कहा जाता है। अब सीजिंग ने शुरुआत में ट्रेडिशनल ड्रग्स जैसे कोकेन्स या हीरोइन पर डिपेंड रहने की बजाय सिंथेटिक ड्रग्स पर स्ट्रेटेजी फोकस किया। अब ऐसा क्यों? तो रीजन है सिंथेटिक ड्रग्स जैसे कि फेंटानिल और मेटामेफेटामिन की खासियत यह है कि इन्हें खेतों में उगाने की जरूरत नहीं होती। इनका प्रोडक्शन लैबोरेटरी सेटअप में किया जा सकता है, जिससे रिस्क भी काफी कम रहती है और स्पीड भी ज्यादा रहती है। एंड इनमें से फेंटानिल बहुत ही तेजी से असर करने वाली ओपियोइड दवा है, जिसकी बहुत छोटी अमाउंट भी जानलेवा साबित हो सकती है। और अगर बात करें मेथाम्फेटामिन की, तो ये सस्ता और स्टिमुलेंट माना जाता है, जिसकी एडिक्शन रेट बहुत ही हाई होती है। एंड यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि इन ड्रग्स को बनाने के लिए जिन केमिकल प्रोसीजर की जरूरत होती है, उनका सोर्स अक्सर इंडिया और चाइना की बड़ी केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केमिकल वहां से लीगली एक्सपोर्ट होते हैं मेडिसिन और अदर लीगल प्रोडक्ट्स के लिए। लेकिन मेक्सिको पहुंचने के बाद इल मैंचो का कार्टेल इलीगल शिपमेंट को इंटरसेप्ट या डाइवर्ट कर देता है। इसके बाद इन्हें अपने इलीगल क्लैंडस्टीन लैब में प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेसिंग के बाद तैयार ड्रग्स छोटे छोटे कंसाइनमेंट में डिवाइड किए जाते हैं, फिर इन्हें लैंड रूट्स, टनल, ट्रक्स या फिर मैरीटाइम रूट्स के जरिए यूएस बॉर्डर तक पहुंचाया जाता है। एंड कुछ सिचुएशन में तो कुरियर सर्विस और पोस्टल नेटवर्क का भी मिसयूज होता है। एंड ये पूरा एक नेटवर्क ट्रांसनेशनल चेन सप्लाई का एग्जांपल है, जिसमें प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग लेयर में बांटा जाता है। सीजिंग ने सप्लाई चेन को सिर्फ मेंटेन नहीं किया, बल्कि एग्रेसिवली भी एक्सपेंड किया। उन्होंने राइवल गैंग को हटाकर स्ट्रेटेजिक टेरिटरीज पर कंट्रोल सिचुएट किया, और पोर्ट्स, हाईवे और बॉर्डर क्रॉसिंग उनके लिए क्रिटिकल एसेट बन गए। इन कंट्रोल के जरिए वो रॉ मटेरियल की एंट्री और फिनिश ड्रग्स की एग्जिट को सेफ रखते। एंड इसी ऑर्गेनाइज एक्सपेंशन ने कार्टेल को फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल स्ट्रेंथ दी। कहा जाता है कि उनका एनुअल रेवेन्यू बिलियन ऑफ डॉलर में था। इसी फाइनेंशियल पावर ने उन्हें मिलिट्री ग्रेड वेपन और एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम खरीदने की पावर दी। लेकिन इसी ग्रोइंग इन्फ्लुएंस और वायलेंस को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट ने सीजिंग को 2025 में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। एंड यूएस ने सीजिंग को सिर्फ ड्रग कार्टेल नहीं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट माना, ताकि उसके खिलाफ ज्यादा कड़े और कानूनी तरीके से ग्लोबल लेवल पर कार्रवाई की जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर इल मैंचो था कौन? कैसे एक आदमी इतना बड़ा पावरफुल बन गया, और जिसकी वजह से आज मेक्सिको में ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है? उसकी स्टोरी क्या थी और वो यहाँ तक पहुंचा कैसे? चलो अब नेक्स्ट फेज में उसी के बैकग्राउंड को समझते हैं। इल मैंचो की बैकग्राउंड काफी अलग थी। वो एक नॉर्मल और गरीब परिवार में पैदा हुआ और शुरुआत में एवोकाडो फार्मिंग करके अपना गुजारा करता था।
लेकिन जल्दी ही उसे समझ में आ गया इस काम से बड़ी कमाई नहीं होने वाली है। बेहतर इनकम के लिए वो यूनाइटेड स्टेट चला गया, जहाँ पे उसका कनेक्शन क्रिमिनल एक्टिविटीज से हुआ और उसे जेल हो गई। सजा पूरी होने के बाद उसे डिपोर्ट कर दिया गया और वो वापस मेक्सिको लौट आया और यहीं से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया, क्योंकि वापस आने के बाद उसने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और पुलिस इंस्पेक्टर की पोस्ट तक पहुंच गया। एंड इसी पुलिस सर्विस के दौरान उसने लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम की वर्किंग को अंदर से समझा कि किस तरह से रेड्स प्लान होती हैं, इंटेलिजेंस कैसे काम करती हैं और सिस्टम की वीकनेस कहाँ पे है। एंड उसी टाइम पे इसने ड्रग नेटवर्क की फंक्शनिंग को काफी करीब से देखा एंड बाद में उसने उसी नॉलेज का इस्तेमाल करके अपना खुद का ऑर्गेनाइज नेटवर्क खड़ा किया, जो कि धीरे धीरे सेजिंग के फॉर्म में उभरा, जो सिर्फ एक आम गैंग नहीं था। जैसा कि मैंने पहले बोला, इनके पास आर्म व्हीकल्स, वेपनाइज्ड ड्रोन्स, हैवी वेपन्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स तक सब था। उनकी स्ट्रक्चर और ट्रेनिंग किसी ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री की जैसी लगती थी, जो कि उन्हें दूसरे कार्टेल से अलग और खतरनाक बना दिया। अब बात करते हैं उस ज्वाइंट ऑपरेशन की जिसने द एल मैंचो का द एंड किया। मैक्सिको की सिक्योरिटी फोर्सेस और यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, DEA कई महीनों से कोऑर्डिनेट सर्विलांस चला रही थी। इंटेलिजेंस इनपुट्स, इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट्स और ह्यूमन सोर्स के जरिए उसकी मूवमेंट और कम्युनिकेशन को लगातार मॉनिटर किया जा रहा था। जब उसकी लोकेशन जैलिस्को स्टेट के एक रिमोट एरिया में कंफर्म हुई और इलाके की डिस्क्रीट कोऑर्डिनेटिंग की गई, साथ में रोड्स ब्लॉक किए गए और स्केप रूट्स पर भी डिप्लॉयमेंट कर दिया गया ताकि ऑपरेशन कंट्रोल तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे अरेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन इल मैंचो ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया एंड उसके आर्म्ड फोर्स ने सडनली हैवी फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद इंटेंस गन फाइट छिड़ गई एंड जवाबी कार्रवाई में वो क्रिटिकली इंजर्ड हो गया एंड उसे अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद उसे तुरंत एयर सपोर्ट के जरिए हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी कंडीशन बिगड़ गई और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। अब इल मैंचो तो मारा जा चुका है, लेकिन उसकी मौत के तुरंत बाद मेक्सिको में इंस्टेबिलिटी साफ दिखाई देने लगी। कार्टेल के मेंबर्स ने अलग अलग राज्यों में कोऑर्डिनेट तरीके से वायलेंस शुरू कर दिया ताकि वो अपना कंट्रोल और फियर बनाए रखें। अब ये रिएक्शन सिर्फ गुस्से में की जा रही है ऐसा मुझे नहीं लगता, बल्कि मुझे लग रहा है कि ये उनका एक पावर शो करने की स्ट्रेटजी है, जिसके थ्रू वो दुनिया को ये मैसेज देना चाह रहे हो कि भले ही लीडरशिप बदल सकती है, लेकिन कार्टेल कमजोर नहीं पड़ेगा। और यही रीजन है कि कई जगह बसेस जलाई गई, बैंक्स और सुपरमार्केट्स को आग के हवाले कर दिया गया और मेजर हाईवेज पर ट्रकों को खड़ा करके रोड ब्लॉक्स किए गए, जिससे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठप हो गया। एंड इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर फायरिंग और पैनिक की वजह से फ्लाइट को टेम्पररी सस्पेंड करना पड़ा। हालात इतने सेंसिटिव हो गए कि इंडियन एम्बेसी ने भी वहां रह रहे इंडियंस के लिए सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की, जिसमें अननेसेसरी ट्रैवल से बचने की सलाह दी गई। अब ये जो भी सिचुएशन चल रहा है वो एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल खड़ा करता है कि क्या वाकई किंगपिन स्ट्रेटजी रियलिटी में काम करती है। अब देखो, किंगपिन स्ट्रेटजी का मतलब है किसी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लीडर को टारगेट करके एलिमिनेट करना। मतलब फिर से समझो, तुमने किसी इलीगल ऑर्गेनाइजेशन के टॉप के बंदे को खत्म कर दिया, ये सोच के कि उसके साथ ही उसका ऑर्गेनाइजेशन भी खत्म हो जाएगा। मतलब कि अगर लीडर ही नहीं रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन तो अपने आप खत्म हो जाएगा, और तुमने ये सोच के उसके लीडर को ही खत्म कर दिए। एंड इसी को किंगपिन स्ट्रेटजी कहते हैं। यूएस ने भी इसी स्ट्रेटजी को अपनाकर इल मैंचो को खत्म कर दिया, इस सोच के साथ कि लीडर हटेगा तो पूरा नेटवर्क कमजोर पड़ जाएगा। अब कागज पर तो ये लॉजिक सीधा और अफेक्टेड लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अक्सर अलग तस्वीर दिखाती है। जब कोई बड़ा लीडर हटता है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर वैक्यूम बन जाता है। ऐसे सिचुएशन में कार्टेल टूटता कम है, बंटता ज्यादा है, जहां अलग अलग फैक्शंस लीडरशिप के लिए आपस में ही टकरा सकते हैं, जिससे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रीट लेवल वायलेंस बढ़ जाते हैं। मैक्सिको में पहले भी देखा गया है कि किंगपिन के हटने के बाद छोटे छोटे वायलेंस ग्रुप उभर के आते हैं, जो अपने एरिया पर कब्जा जमाने के लिए और ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। इसके अलावा इल मैंचो की मौत से प्रोडक्शन नेटवर्क, स्मगलिंग रूट्स और फाइनेंशियल चैनल तुरंत खत्म नहीं हुए हैं, और जब तक यूनाइटेड स्टेट्स में डिमांड स्ट्रक्चर मौजूद है, इलीगल इकोनॉमी किसी न किसी फॉर्म में चलती रहेगी। इल मैंचो का एंड एक बड़ा सिक्योरिटी डेवलपमेंट तो है, लेकिन इसे ड्रग क्राइसिस का फाइनल सॉल्यूशन मान लेना सही नहीं होगा। मैक्सिको इस टाइम एक सेंसिटिव और अनप्रेडिक्टेबल फेज से गुजर रहा है। आने वाले महीनों में यह साफ होगा कि गवर्नमेंट सिचुएशन को स्टेबलाइज कर पाती है या नहीं। सबसे बड़ा सवाल अभी भी है, क्या सिर्फ एक लीडर को हटाने से इतना बड़ा ट्रांसनेशनल नेटवर्क खत्म हो सकता है,
या फिर सिस्टम खुद किसी नए लीडर को पैदा कर देता है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं बल्कि उस पूरे स्ट्रक्चर के खिलाफ है जो डिमांड, सप्लाई और ऑर्गेनाइज क्राइम पर टिका हुआ है। तुम्हें क्या लगता है, क्या किंगपिन स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। और क्या लगता है, कभी ऐसी सिचुएशन अपने इंडिया जैसे देश में भी बन सकती है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे यार मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए द एक्सप्लोर।